Hello everyone, today we discuss practice set 1 for IELTS English. So guys, if you are preparing for UP IELTS grade English and visiting first time this channel, subscribe it so that you may get all the videos of this channel because it is very beneficial for all state TGT, PGT, IELTS. So first है यहाँ पर choose the correct option. Catastrophe is usually applied to tragedy only. A more general form for this precipitating final scene which is applied to both comedy and tragedy is ड्रामा. ठीक है. सो इस तरीके के स्टेटमेंट एग्जाम में दे दिए जाते हैं और फिर आप लोगों से पूछा जाता है कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है. ए इज़ करेक्ट, बी इज़ रॉन्ग, ए इज़ रॉन्ग, या फिर बी इज़ करेक्ट, या फिर बोथ आर करेक्ट, या फिर बोथ आर इनकरेक्ट. सो बी प्रिपेयर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे. सो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है. ठीक है, पहला है कैटास्ट्रॉफी. ठीक है, इज यूजुअली अप्लाई टू ट्रेजेडी ओनली. सो ये करेक्ट है. कैटास्ट्रॉफी केवल और केवल ट्रेजेडी में ही अप्लाई होता है. और जो सेकंड है मोर जनरल फॉर्म फॉर दिस प्रीसिपिटेटिंग फाइनल सीन विच इज़ अप्लाई टू बोथ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इज डिनोमा. सो ये भी करेक्ट है कि जो डिनोमा है, डिनोमा का मतलब क्या होता है, ये एक फ्रेंच वर्ड है. ठीक है, फ्रेंच में इसको जिनो बोला जाता है जिसका मतलब होता है अनटाई या फिर अननॉटिंग. ठीक है, यानी कि जो भी किसी भी प्ले या स्टोरी के अंदर जो भी कॉम्प्लिकेशन थे, जो भी मतलब कॉन्फ्लिक्ट थे, वो लास्ट में क्या हो जाते हैं, मतलब अननॉट हो जाते हैं, अनटाई हो जाते हैं. यानी कि फाइनल रेजुलेशन इन द प्ले और नोबल और एनी स्टोरी और क्लैरिफिकेशन. ठीक है, सो ये होता है आपका डिनोमा. तो ये एक जनरल टर्म है जो कॉमेडी में भी यूज हो सकता है, ट्रेजेडी में भी यूज हो सकता है, एंड नोवेल हो या कोई भी लिटरेरी वर्क हो, उसका जो फाइनल रेजोल्यूशन है उसको हम डिनोमा बोल सकते हैं. बट ये जो कैटास्ट्रॉफी है ये केवल और केवल ट्रेजेडी में ही अप्लाई होता है, जबकि कैटास्ट्रॉफी का भी मतलब वही है, फाइनल रेजोल्यूशन और रैप अप ऑफ द प्ले. ठीक है, सो यहाँ पर ये जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं ये दोनों करेक्ट हैं. सो आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा सी, बोथ आर करेक्ट. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2. मैच दी कॉलम. कॉलम मैच यहाँ पर करना है. इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी. ठीक है, एक साइड आपको राइटर्स की लिस्ट या फिर उनके वर्क की लिस्ट दे दी जाएगी, एंड दूसरी साइड भी एक लिस्ट दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि आपको मैच करना है. मैच करिए कॉलम को. ठीक है, कि मतलब कौन सा वर्क कौन से राइटर का है या कौन सा करेक्टर किस नोवेल या किस प्ले से है. इस तरीके से आपको क्वेश्चन मैच दी कॉलम दे दिए जाएंगे, है ना. तो यहाँ पर भी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है. ठीक है, सो फर्स्ट है यहाँ पर एलिजाबेथ बेनेट, लुक्रेजिया स्मिथ, एजिनमा रूथिजॉर्ड. ठीक है, सेकंड लिस्ट है यहाँ पर मतलब नोवेल्स के नेम दिए गए हैं. अब आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्टर किस नोवेल के अंदर आता है. जो एलिजाबेथ बेनेट है ये आपकी दिखाई देती है प्राइड एंड प्रेजुडाइज में. ठीक है, ये एक नोवेल है जैन ऑस्टिन का, उसकी करेक्टर है ये. तो जो फर्स्ट है इसका हो जाएगा डी. ठीक है, इस तरीके से मैच कर लेना. लुक्रेजिया स्मिथ, ये जो करेक्टर है ये आपका दिखाई देता है मिसेस जॉलोवे. ठीक है, ये जो नोवेल है वर्जीनिया वुल्फ का नोवेल है ये मिसेस जॉलोवे, इसके अंदर ये करेक्टर है. सो ये इससे आपका मैच हो जाएगा. लुक्रेजिया स्मिथ सी से मैच हो जाएगा. एंड एजीनमा एंड रूथीजॉर्ड आपका आएगा द ग्रेप्स ऑफ द रेथ में. ठीक है, जो ग्रेप ऑफ द रेथ है इसके अंदर मतलब आपको जो करेक्टर्स याद करने का मैं क्लू दे देती हूँ कि ज़्यादातर जो करेक्टर्स हैं जैसे माँ जॉर्ड, पा जॉर्ड, टॉम जॉर्ड, है ना. माँ जॉर्ड मदर है, पा जॉर्ड फादर है ना, पा और माँ, और टॉम जॉर्ड इसका प्रोटागोनिस्ट है, और ये जो है रूथीजॉर्ड उनकी बेटी है. ठीक है, जॉन स्टीनबैक का नोवेल है ये, द रेप ऑफ द रेथ. तो ये जो करेक्टर है रूथी जॉर्ड का ये रेप ऑफ द ग्रेथ में मिलता है. सो यहाँ पर आ जाएगा ए. ठीक है, अब बचा एजिनमा. तो एजिनमा आपका आ जाएगा थिंग्स फॉल अपार्ट में. सो यहाँ पर आएगा बी. ये आपका बी हो जाएगा. ठीक है,
थिंग्स फॉल अपार्ट आपको पता है चिन्यू अचेबे का नोवेल है, जो कि एक नाइजीरियन राइटर हैं। सो वहाँ पर ये करेक्टर है एजीमा। कौन सा आपका सही आंसर बनेगा? ठीक है, तो एलिजाबेथ बेनेट, फर्स्ट का डी है। फर्स्ट का डी कहाँ आ रहा है? यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है फर्स्ट का डी, और यहाँ भी आ रहा है फर्स्ट का डी। सेकंड का लुक्रेजिया स्मिथ है आपकी मिसेस डॉलोवे में, तो सेकंड का सी यहाँ यहाँ आ रहा है और फर्स्ट का डी यहाँ आ गया। एजीनमा आपका थिंग्स फॉल अपार्ट में, तो यहाँ पे थर्ड का ए आ रहा है, थर्ड का, हाँ, तो आपका जो सी है ये सही हो जाएगा। ठीक है, 4 का बी हो गया। फिर रुथ इज और आपकी नहीं, ये गलत हो गया। 4 का ए होना चाहिए, है ना, तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका जी, ठीक है। फर्स्ट एलिजाबेथ बेनेट, यहाँ पर डी आ जाएगा। प्राइड एंड प्रेजुडाइज जैन ऑस्टिन का नोवेल है, तो फर्स्ट का डी हो गया। सेकंड का सी लुक्रेजिया स्मिथ आपकी मिसेस डॉल्वे, एंड 3 का हो जाएगा बी एजीनमा आपका थिंग्स फॉल अपार्ट, सो ये, एंड 4 का ए हो जाएगा ये द ग्रेप ऑफ द रेथ। सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस हैं, आपको अगर एक भी मतलब अगर आपको एक दो करेक्टर पता है और वो मैच नहीं हो रहे हैं, तो आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये वाला आंसर हो जाएगा, तो एलिमिनेट करके भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज जिम कैसी फॉर्मर ऑक्यूपेशन। ठीक है, आपको बताना है कि जो जिम कैसी है इसका फॉर्मर ऑक्यूपेशन क्या था। योर ऑप्शंस आर ट्रक ड्राइवर, प्रीचर, डिच डिगर या फिर मेयर। कौन था ये? ठीक है, सो ये जो जिम कैसी है ये पहले क्या था? प्रीचर था। ठीक है, प्रीचर का काम क्या होता है? उपदेश देना। सो एज अ मॉरल करेक्टर ऑफ द नोवेल इसको दिखाया गया है। ठीक है, सो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी प्रीचर। लेकिन बाद में वो क्या करता है, इस अपने प्रोफेशन को, अपने ऑक्यूपेशन को गिव अप कर देता है। इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर्मर ऑक्यूपेशन, बाद में नहीं रहता वो प्रीचर, इसको गिव अप कर देता है वो। ठीक है, तो ये जो जिम कैसी है ये आपका ये जॉन स्टीनबैक का जो नोवेल है द ग्रेप ऑफ द रेथ, उसका करेक्टर है। सो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 4, द ग्रेप्स ऑफ रेथ, द ओल्ड मैन लिव्स इन ए rooming house on his boat shake with the boy, so in a shake, so C is the right answer. ठीक है, the grapes of the wrath is a novel by John Steinbeck, so आप ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, although Hemingway generally refers to the old man as the old man, ठीक है, his real name is, हालांकि जो हीमिंगवे हैं वो ओल्ड मैन को ओल्ड मैन ही कहते हैं, लेकिन उसका रियल जो नाम है वो क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, सो यहाँ ऑप्शंस हैं आपके पैरर, जिमेजियो, स्नैचर, सैंचियागो। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है ये अर्नेस्ट हेमिंगवे का जो नोवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी, वहाँ से पूछा गया है। तो ओल्ड मैन के ऊपर ये पूरा नोवेल, तो इसमें वो ओल्ड मैन ही बोलते हैं ओल्ड आदमी को। उस ओल्ड आदमी का रियल नेम क्या है ये बताना है आपको। सो इसका रियल नेम है सैंटियागो। ठीक है, जो 84 दिन तक कोई मछली नहीं पकड़ पाता है, लेकिन लास्ट में फिर एक बड़ी सी मछली पकड़ लेता है। तो मतलब इसका कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है नेचर के साथ इस नोवेल में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हैथरॉन राइट ऑफ हिज सरप्राइज एंड वॉट इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रीफेस। जॉय, अम्यूजमेंट, डेट्रीमेंट, लाफ्टर। So Hathron right of his surprise and what in the first line of the preface is amusement. So B is the right answer. Next है question number 7. Hathron calls the custom house a, जो हैथ्रॉन है वो कस्टम हाउस को क्या कहते हैं? स्केच ऑफ ओल्ड टाइम सैलन, पोर्ट्रेट ऑफ द प्यूरिटन्स, स्केच ऑफ ऑफिशियल लाइफ, पिक्चर ऑफ द कॉलोनी। सो स्केच ऑफ ऑफिशियल लाइफ कहते हैं वो। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हु सैड, किसने कहा था ये? आई एम पार्ट ऑफ यू,
क्लोज क्लोज क्लोज, द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, राल्फ जैक सिमन। कौन कहता है ये? सो जैक बोलता है, जैक सेड आई एम पार्ट ऑफ यू, क्लोज क्लोज क्लोज। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन आस्क्ड हु इज चीफ ऑन द आइलैंड, जैक केज ही इज, राल्फ सेज ही इज chief on the island, so B is the right answer. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड क्लैरिसा मैरी रिचर्ड डॉलोवे? ठीक है, ये जो क्लैरिसा है ये रिचर्ड डॉलोवे से शादी क्यों करती हैं, ये आपको बताना है। सो आप समझ गए होंगे रिचर्ड डॉलोवे, ये जो क्वेश्चन है आपसे मिसेस डॉलोवे से पूछा जा रहा है, जो कि वर्जीनिया वुल्फ का एक साइकोलॉजिकल नोवेल है। ठीक है, तो क्यों करती हैं वो शादी रिचर्ड डॉलोवे से? पैशनेट लव फील करती हैं वो उनके लिए, लॉनलीनेस की वजह से, मटेरियल सेफ्टी, या फिर पेरेंटल अरेंजमेंट ऑफ मैरिज। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड हर मैरिज? सो मटेरियल सेफ्टी की वजह से वो शादी करती हैं उनसे, रिचर्ड डॉलोवे से। रिचर्ड डॉलोवे एक पॉलिटिशियन है कंजर्वेटिव पार्टी से, ये एक एमपी हैं, हो सकता है इनके बारे में भी पूछ लिया जाए। तो ये एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, हस्बैंड है क्लैरिसा के। और क्लैरिसा कौन है? मिसेस डॉलोवे का जो नोवेल है उसकी मेन प्रोटोगोनिस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हु डज क्लैरिसा कंपेयर हरसेल्फ टू व्हेन सी रिटर्न होम टू हर एटिक रूम? ठीक है, ये ऑप्शंस हैं आपके, अ मैराथन रनर, अ प्रिंसेस, अ प्रिजनर, अ रन। हु डज? सो अ रन, डी इज द राइट आंसर। Next है question number 12, to what genre of fiction defined by its depiction of a character's growth from childhood to adulthood does Great Expectations belong? ठीक है, तो आपको बताना है कि ये फिक्शन की कौन सी जानर है जिसमें क्या होता है कि जो करेक्टर है उसका ग्रोथ समझते हैं आप, ठीक है, कि वो कैसे बड़ा हुआ, कैसे उसकी स्कूलिंग हुई, ठीक है, कैसे शादी हुई, सारा उसका जो डेवलपमेंट होता है बचपन से लेके बड़े होने तक, वो सारा डिपिक्ट किया जाता है फिक्शन के अंदर। सो करेक्टर्स ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड, मतलब बचपन से एडल्टहुड तक। ठीक है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन बिलोंग टू, तो ये इस तरीके का जो आपका फिक्शन है वो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है। तो इस जानर को क्या बोलते हैं? बिल्जू रोमान, कुंस्टल पीस, मैनेरिज्म, विक्टोरियन पैटर्नेलिज्म, क्या बोलते हैं इसको? सो इस जानर को बोला जाता है बिल्डू रोमान नोवेल। ठीक है, ये एक ऐसा नोवेल होता है मतलब जिसके अंदर क्या होता है कि जो करेक्टर है उसका ग्रोथ दिखाया जाता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशन किसका है? चार्ल्स डिकेंस का नोवेल है, इसके अंदर जो मेन प्रोटागोनिस्ट है जो पिप, उसका दिखाया गया है। ठीक है, उसका ग्रोथ दिखाया गया है बचपन से लेके एडल्टहुड तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हु इज पिप ट्यूटर इन लंदन? ठीक है, जो पिप है जो मेन प्रोटागोनिस्ट है ग्रेट एक्सपेक्टेशन का, उसका ट्यूटर कौन है लंदन में, ये आपको बताना है। हैरोल्ड पॉकेट, वॉल्टर पॉकेट, हर्बर्ट पॉकेट, मैथ्यू पॉकेट। सो मैथ्यू पॉकेट इज पिप्स ट्यूटर इन लंदन, सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना। ये जो 2018 में जो आपका एलटी का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि पिप का ट्यूटर का नाम क्या था लंदन में। सो ये मैथ्यू पॉकेट है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखना। और ये हर्बर्ट पॉकेट जो है ये इन्हीं का बेटा है। ठीक है, एंड ये जो नोवेल है ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन, इसको भी आप अच्छे से इसके जो करेक्टर वगैरह हैं उसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि विक्टोरियन एज के ये इंपॉर्टेंट नोवेलिस्ट हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ऑस्टिन वॉज बोर्न ऑन 1775 एट द रेक्ट्री इन स्टीवेंसन इन विच इंग्लिश कंट्री? ठीक है, ऑस्टिन मतलब जैन ऑस्टिन जो है वो पैदा हुई थी 1775 1775 में एट द रेक्ट्री इन स्टीवेंसन इन विच इंग्लैंड कंट्री, इंग्लैंड के कौन से कंट्री में ये पैदा हुई थी? सो हैम्पशायर, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, वेयर डू द बैनेट्स लिव? ये जो बैनेट्स हैं ये कहाँ रहते हैं? कैंट, लंदन, मैटन, हर्टफोर्डशायर, कहाँ पर रहते हैं ये बैनेट? सो इन हर्टफोर्डशायर, सो डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जोसेफ फर्स्ट जॉब इन द बूबी हाउस होल्ड वॉज। ये जो जोसेफ है इसकी जो पहली जॉब थी बूबी के घर में वो क्या थी? वीडिंग द गार्डन, टेंडिंग हॉक्स, स्कैरिंग वर्ड्स, वेटिंग एट टेबल। क्या करता था ये जोसेफ यहाँ पर? ये करता था स्कैरिंग वर्ड्स। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज जोसेफ जॉब व्हेन लेडी बूबी फर्स्ट नोटिस हिम। ठीक है, जब लेडी बूबी ने इनको फर्स्ट टाइम देखा जोसेफ को तब वो क्या करता था? स्वीपिंग द स्टेबल को साफ करता था, अटेंडिंग दी हंटिंग डॉग्स, ड्राइविंग द कोच, रेसिंग सर थॉमस फोर्सेस। सो ये सर थॉमस फोर्सेस के यहाँ पर काम करता था। सो डी इज द राइट आंसर, रेसिंग सर थॉमस फोर्सेस। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, द ह्यूमन ऑनर ऑफ एनिमल फार्म। ठीक है, ये जो एनिमल फार्म है इसका ह्यूमन ऑनर कौन है? तो एनिमल फार्म क्या है? मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे जानवरों का घर। तो ये जानवरों का जो घर है इसका अगर ह्यूमन मतलब मालिक कौन है ये बताना है आपको। मिस्टर जॉन्स, नेपोलियन, बॉक्सर, म्यूरियल कौन है? सो मिस्टर जॉन्स इज द ऑनर ऑफ एनिमल फॉर्म। ठीक है, ये जो मिस्टर जॉन्स हैं इनका ये फॉर्म है एनिमल का जिसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। और ये जो मिस्टर जॉन है ये बहुत ही क्रूअल आदमी है। ये एनिमल्स को बहुत मारते पीटते हैं और इनको भूखा रखते हैं, बहुत प्रताड़ित करते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, बाद में कहते हैं ना, जब किसी इंसान को मतलब किसी को भी बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है तो वो इंसान कैसा हो जाता है। तो फिर ये जो सारे जानवर हैं ये मिलके ये क्या करते हैं, बदला लेते हैं इंसान से और ये फिर कर देते हैं क्रांति, रेवोल्यूशन होती है मिस्टर जॉन्स के खिलाफ। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा एनिमल फॉर्म से। ये क्वेश्चन जॉर्ज ऑरवेल का बहुत ही फेमस वर्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, दिस पिग कॉम्पिटेड विद स्नोबॉल फॉर लीडरशिप ऑफ मैनर फार्म। ठीक है, ये जो पिग है ये कॉम्पीट करता है स्नोबॉल के साथ लीडरशिप में मैनर फॉर्म में। तो ये जो एनिमल फॉर्म है ना इसका नाम पहले मैनर फॉर्म था। ठीक है, क्योंकि इंसानों की फॉर्म है, इंसान ने बनाई है तो उसका नाम था मैनर फॉर्म। लेकिन जब ये सारे एनिमल जब रेवोल्यूशन कर देते हैं ह्यूमन के खिलाफ मतलब मिस्टर जॉन्स के खिलाफ, तो ये सारे यूनाइट होकर इसमें क्या होता है कि इस इंसान को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं और अपना एक मतलब अपना संविधान बनाते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं और इस मैनर फार्म का नाम बदल के रख देते हैं एनिमल फार्म। ठीक है, तो फिर जैसे देश होता है कोई, है ना, मान के चलो जैसे एक हमारा देश था जो अंग्रेजों का गुलाम था, बाद में क्या हुआ, क्रांति हुई हमारे देश में। ठीक है, हमारे देश में जब क्रांति हुई, क्रांति के दौरान अंग्रेजों को मार पीट के भगा दिया गया हमारे देश से। तो फिर क्या हुआ, हमारे देश का एक नया संविधान बना था। ठीक है, नया राष्ट्रगान बना, नया मतलब सब कुछ नया नया बना था। फिर अपने देश की नई रूल्स रेगुलेशन बने। तो सिमिलरली इसमें होता है यही। एनिमल फॉर्म क्या है, एक एलेगरी है ना, तो एलेगरी में क्या होता है कि जो सेम जो इवेंट कहीं घटित होती हैं उसको कॉपी किया जाता है। तो यहाँ पे जो जॉर्ज ऑरवेल हैं उन्होंने जो रशियन रेवोल्यूशन है, रूस के अंदर जो क्रांति हुई थी उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है और उन्होंने उस स्टोरी को एनिमल की फॉर्म में दिखाया है। ठीक है, वहाँ पे जो इंसानों ने किया था वो यहाँ पर एनिमल के थ्रू करा के दिखा रहे हैं उस रेवोल्यूशन को कि कैसे वहाँ पे रेवोल्यूशन हुई थी। तो ये जो एनिमल है ये मिस्टर जॉन को मार पीट के भगा देते हैं यहाँ इस मैनर फॉर्म से। और फिर बाद में क्या करते हैं कि ये अपना संविधान बनाते हैं, अपना रूल बनाते हैं, अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। गवर्नमेंट बनाने के लिए फिर क्या होता है, वोटिंग वगैरह होती है, कैंडिडेट खड़े होते हैं, पार्टियाँ बनती हैं। तो इसी तरीके से पार्टियाँ बनती हैं यहाँ पे और फिर दो यहाँ पे लीडर खड़े होते हैं। लीडरशिप यहाँ पे लिख रहा है ना, लीडरशिप के लिए दो कैंडिडेट यहाँ पे खड़े होते हैं। वो कैंडिडेट कौन है, क्योंकि ये एनिमल फार्म है तो यहाँ एनिमल ही कैंडिडेट होंगे। तो यहाँ स्नोबॉल एक सुअर का नाम है। ठीक है, दिस पिग, तो यहाँ दो पिग हैं सुअर जिनको हम बोलते हैं, वो इस मैनर फॉर्म में मतलब इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। तो एक तरफ है स्नोबॉल और एक तरफ जो दूसरा है वो आपको बताना है। तो नेपोलियन, सेवलर, ओल्ड मैजर, म्यूरियल। सो जो दूसरा वाला पिग है वो है नेपोलियन। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। ये दोनों पिग के नेम है, नेपोलियन।
ठीक है, ये जो रूस में ये जो स्नोबॉल है ये रिप्रेजेंट करता है आपका ट्रोट्स्काई को, और ये जो नेपोलियन है ये स्टॉलिन का सिंबल है यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। वाई डज सुसन वांट टू फाइंड माइकल व्हेन शी रिटर्न्स टू विसेक्स। ठीक है, ये जो सुसन है ये माइकल को क्या चाहती है माइकल से जब ये वापस वेसेक्स में लौट के आती है। ठीक है, तो आपको पता है कि माइकल क्या है, थॉमस हार्डी का जो नोवेल है मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, सो माइकल वहाँ पे मेन कैरेक्टर है, और ये सुसन इसकी वाइफ होती है जिसको इसने बेच दिया था 5 गिनीज में, एक न्यूसन नाम के सेलर को बेच दिया था, और इसके साथ एक छोटी बेटी भी चली गई थी, मतलब शराब की नशे में इसने इन लोगों को बेच दिया था। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब वो एलिजाबेथ जो बेटी है वो बड़ी हो जाती है तो वापस ये वेसेक्स आती है, और इसको पता चल जाता है कि जो माइकल है बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, मेयर बन चुका है वहाँ का, तो ये वापस से आ जाती है। तो क्यों आती है, अब यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, कन्विंस हिम टू ग्रांट अ डाइवोर्स, गेट सम मनी फ्रॉम हिम, उसको कुछ पैसा चाहिए था उससे, या फिर टू हेल्प रेज एलिजाबेथ जैन प्रॉपरली, या फिर रीयूनाइट होना चाहती है अपने हस्बैंड के साथ एज ए वाइफ। सो ऐसा यहाँ पर क्या है जिसके लिए वो आती है वापस, तो वो हेल्प चाहती है। बेसिकली जो एलिजाबेथ उसकी बेटी है उसके लिए वो चाहती है कि जो माइकल है उसको हेल्प कर दे, क्योंकि उसका जो पति था न्यूसन जिसको इसने सेल किया था अब वो मर चुका है, और सुसन अब अकेली पड़ जाती है, तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रही है, और उसको पता चल जाता है कि माइकल बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, तो इसलिए ये आ जाती है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 21। वाई डज फारफ्रे एट फर्स्ट रिफ्यूज हेंचर्ड्स जॉब ऑफर। ठीक है, पहली बार जो फारफ्रे है वो हेंचर्ड का जॉब ऑफर रिजेक्ट कर देता है, क्यों, ये बताना है। योर ऑप्शंस आर ही हैज जॉब वेटिंग फॉर हिम इन वेजन, ही डिड नॉट वांट टू डू जॉब, ही इज रनिंग फ्रॉम द लॉ, he want to travel to the new world. So D is the right answer, he want to travel to the new world. नेक्स्ट है 22। मैच द राइटर विद देयर वर्क्स। ठीक है, यहाँ पर भी आपको लिस्ट दे रखी है, राइटर्स के नाम दे रखे हैं एक साइड, और एक साइड उनके वर्क हैं, तो किस राइटर ने कौन सा वर्क लिखा है ये आपको यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, सो लिस्ट ये है यहाँ पर, टेड ह्यूज हैं, डेरेक वॉलकॉट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फिलिप लार्किन। सो यहाँ पर इनके वर्क हैं। ठीक है, बिचेस है, क्रोलेलाइट है, वॉन्ट्स फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका। सो यहाँ पे जो टेड ह्यूज हैं वहाँ इनका वर्क क्रो एलाइट है ना, सो टेड ह्यूज का वर्क कौन सा है, क्रो एलाइट। सो टेड ह्यूज के आगे आ जाएगा आपका बी, एंड डायरेक्ट वॉलकॉट का वर्क है ये क्राई फ्रॉम अफ्रीका, सो इनके आगे आ जाएगा डी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है ब्रिचेस, तो इनका ए हो जाएगा, एंड फिलिप लार्किन का है वॉन्ट, सो सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैच कर लीजिए, यहाँ पर लिस्ट दे रखी है आंसर की, है ना। फर्स्ट का क्या होगा, ए, फर्स्ट का ए ब्रिचेस है, तो ब्रिचेस तो रॉबर्ट फर्स्ट का है, तो फर्स्ट तो ये गलत हो गया आपका, है ना, ऐसे एलिमिनेट कर लो। और डायरेक्ट वॉलकॉट सेकंड, फर्स्ट का बी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो टेड ह्यूज हैं फर्स्ट में, इनका है बी क्रोएलाई। ठीक है, सेकंड का डी डायरेक्ट वॉलकॉट, ये भी ठीक है। थ्री का है सी, ये गलत हो गया क्योंकि थ्री रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ए होना चाहिए ना, तो ये वाला सही हो जाएगा, यहाँ पे थ्री का ए से आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट का बी हो जाएगा, टेड ह्यूज का क्रोएलाइट है, ऐसे मैच कर लो। एंड सेकंड डायरेक्ट वॉलकॉट का हो गया क्राई फ्रॉम अफ्रीका, एंड थर्ड पर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनका हो जाएगा ब्रिचेस, तो ये ए पर है। एंड फोर है फिलिप लार्किन, इनका वांट हो जाएगा सी पर, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सो बी, डी, ए एंड सी, तो ये सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 23। रिचर्ड स्टील वॉज बॉर्न इन, रिचर्ड स्टील का जन्म कब हुआ था ये बताना है आपको। 12 मार्च 1672,
सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 12 मार्च 1672 में इनका बर्थ हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर 24, ही इज़ पुअर यट ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, वह गरीब है फिर भी क्या है, वो ईमानदार है। सो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने को दिया जाएगा। तो इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा कि वह निर्धन है फिर भी ईमानदार है। ठीक है, यट का मतलब होता है फिर भी, ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, सो बी इज द राइट आंसर। वो निर्धन है फिर भी ईमानदार है, लेकिन मतलब बट होता तो लेकिन हो जाता, सो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 25, इन विच ईयर ऑल फॉर लव वॉज पब्लिश्ड। सो ऑल फॉर लव कब पब्लिश हुआ था, आपको इसकी पब्लिशिंग ईयर बतानी है। सो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर ये 4, 1675, 1678, 1668, 1676। So all for love was published in 1678. So B is the right answer. ठीक है, 1677 में इसको लिखा गया था एंड 1678 में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये वर्क है जॉन ड्राइडेन का और ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि जॉन ड्राइडन के जो ज़्यादातर जो वर्क है वो हीरोइक कपलेट में लिखे गए हैं, लेकिन ये क्योंकि उन्होंने शेक्सपियर का जो वर्क है एंटनी एंड क्लोपैट्रा उसको इमिटेट किया है, इसीलिए उन्हीं के पैटर्न में उन्होंने इसको लिखा है। एंड ये वाली जो ईयर है इसे भी ध्यान रखना, 1668, इसमें इनको पोइट ऑफ लॉरिएट बनाया गया था जॉन ड्राइडन को। ठीक है, सो दोनों डेट इंपॉर्टेंट हैं इनके रिगार्डिंग, जॉन ड्राइडन के 1678 में इनका वर्क आया है ये ऑल फॉर लव। ठीक है, एंड ये वाला इनका पोइट लॉरिएट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, सो दोनों ध्यान रखना। 26 है, ऑल माई सन इज रिटन बाई आर्थर मिलर हु वॉज। ठीक है, ऑल माई सन्स क्या है, प्ले है इनका आर्थर मिलर का जो थे। अब ये कहाँ से हैं, नेशनल मतलब किस नेशन से बिलोंग करते हैं ये बताना है आपको। सो ग्रेट अमेरिकन पॉलिटिशियन है, अमेरिकन पोइट हैं, अमेरिकन प्ले राइट है, अमेरिकन एक्टर हैं। सो ये अमेरिकन प्ले राइट हैं, सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 27, हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन दी लॉन्चॉन। ये किसका वर्क है आपको बताना, राइटर का नेम बताना। ईवी लूका, फ्रांसिस बेकन, मॉगम, रिचर्ड स्टील। सो सोवरसेट मॉगम हैज़ रिटन लॉन्चॉन, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, द लाइन a waste of our compassion as we spend the guerrilla restless with the superman is taken from। ठीक है, ये जो लाइन है स्टेटमेंट आपको बताना है कहाँ से लिया गया है, किस वर्क से है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, द वेस्टलैंड, बीचेस, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, डॉवर बीच। सो दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका written by Derek Walcott. So C is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 29, द कंप्लीट नेम ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स। डब्ल्यू बी ईट्स का कंप्लीट नेम बताना है क्या है। ठीक है, यहाँ पर दे रखे हैं विलियम बेंटली ईट्स, यहाँ भी बेंटली है, विलियम बटलर ईट्स। सो आपको ध्यान रखना है इनका जो पूरा नाम है उसमें बटलर आता है। ठीक है, विलियम बटलर ईट्स, सो सी इज़ द राइट आंसर। और ये एक आयरिश पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, बर्नार्ड जे शॉ। ठीक है, ये हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये बताना है आपको। एन इंग्लिश ड्रामाटिस्ट हैं, ये अमेरिकन हैं, आयरिश हैं या फिर कोई नहीं। सो ये एक आयरिश ड्रामाटिस्ट हैं, सो सी इज़ द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे डब्ल्यू बी ईट्स के लिए भी आएगा कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो भी एक आयरिश हैं। ठीक है, डब्ल्यू बी ईट्स, तो आप याद रखना इसको। नेक्स्ट है यहाँ पे 31, हु स्पीक्स, कौन बोलता है ये लाइन, वाई शुड लव स्टिक टू दी शेप ऑफ अ सिंगल बॉडी। ठीक है, देवदत्ता, कपिला, फीमेल कोरस, हे वंदना। सो ये बोलता है, सो फीमेल कोरस स्पीक वाई शुड लव स्टिक टू दी शेप ऑफ ए सिंगल बॉडी, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 32, हु इज हे वंदना अ वर्ड, मतलब ये जो हे वंदना है ये कौन है बताना है आपको। ठीक है, अ वर्ड विथ टू हेड,
एक चिड़िया है जिसके 2 सिर हैं, स्कॉलरली ब्राह्मण फैमिली, अ हॉर्स फेस्ड ह्यूमन सन ऑफ ब्लैक स्मिथ। सो ये एक मतलब ह्यूमन फेस्ड हॉर्स है। सो सी इज द राइट आंसर, अ हॉर्स फेस्ड ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, हु इज यूनक्स इन द प्ले ऑल फॉर लव। ठीक है, ये यूनिक्स कौन है इन इस प्ले में ऑल फॉर लव। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। ऑल फॉर लव क्या है, एक ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी है रिटन बाय जॉन ड्राइडन इन 1678 एंड रिटन इन 1677। ठीक है, एक ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी है, ये ज़रूर ध्यान रखना। और जॉन ड्राइडन इसके राइटर हैं, और जो शेक्सपियर का प्ले है उसके पैटर्न पर ये लिखी गई है। तो यहाँ पे यूनिक्स पूछा गया है, सो कौन है यहाँ पर, अलेक्सा। ठीक है, अलेक्सा इज यूनिक्स इन द प्ले ऑल फॉर लव। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 34, द थीम ऑफ द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की थीम पूछी जा रही है। ठीक है, इसकी थीम क्या है। सो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके, लव, ह्यूमर, रियलिज्म, नन ऑफ दी। सो रियलिज्म इज द थीम ऑफ द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर रिटन बाय बेन जॉनसन। ठीक है, बेन जॉनसन की कॉमेडी है। नेक्स्ट है 35, वह कर्तव्य करते हुए मर गया। ठीक है, कर्तव्य पालन करते हुए मर जाना, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी यहाँ पे। तो ये आएंगे आपके लिए 1-2 नंबर के। तो 2-3 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। सो ही डाइड इन हार्डनेस। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। ये एक ईडियम फ्रेज भी है, वो कर्तव्य पालन करते हुए मरना, उसको क्या बोलते हैं। सो ही डाइड इन हार्डनेस। नेक्स्ट है यहाँ पर 36, it is all matter of fate. Okay, you can marry only the person whom you are destined to marry and at the appointed time. So सर ये सब चीज़ क्या है, ये भाग्य पर डिपेंड करती है। ठीक है, तुम उसी पर्सन से शादी करोगे जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, इस तरह की लाइन है। when the time comes let her be the ugliest girl, she will look all right to the destined eye who said। किसकी लाइन्स हैं ये। सो मदर इन दी बैचलर ऑफ आर्ट्स। सो ए इज द राइट आंसर। बैचलर ऑफ आर्ट्स से ये लाइंस ली गई हैं, रिटेन बाय आर के नारायण। नेक्स्ट है यहाँ पर 37, नारायण्स करेक्टर आर फ्रॉम। इनके जो करेक्टर्स हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, नन ऑफ दी। सो नारायण्स करेक्टर आर टेकन फ्रॉम साउथ इंडिया। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 38, वॉट नेम डज चंदर गिव टू द गर्ल ही लव्स इन द बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक है, क्या नाम चंदर देता है उस लड़की को जिसको वो प्यार करता है इन द बैचलर ऑफ आर्ट। लक्ष्मी, सुशीला, मालती, नन ऑफ दी। सो वो नाम है गिव टू द गर्ल ही लव्स इन द बैचलर ऑफ आर्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे 39, इन द नोवेल कंठापुरा। ओके, आफ्टर लाठी चार्ज मैनी वुंडेड मैन वेंट टू। कंठपुरा में लाठी चार्ज होने के बाद जो लोग हैं वो कहाँ चले जाते हैं ये बताना। जयपुर, काशीपुर, सिकंदरापुर, मुंबई। सो काशीपुर। सो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कंठापुरा आपको पता है, ये भी ये वर्क है राजा राम मोहन राय का। नेक्स्ट है 40, इन दी नोवेल कंठापुरा। ठीक है, कंठापुरा नोवेल है राजा राम मोहन राय ने जिसको लिखा था। और इसके भी करेक्टर वगैरह आप देख लेना एक बार, करेक्टर से क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब ये करेक्टर कौन है, ये करेक्टर कौन है। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन द नोवेल कंठापुरा द रेवियर्ड गॉडेस ऑफ द विलेज वॉज। यहाँ की जो रेवियर्ड गॉडेस है, गॉडेस मतलब वही देवी, वो कौन है। कंचमा, रंगमा, अचक्का, है ना, चनामा। सो ये है कंचमा। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41, हु गेव ए कोट टू द नेक्ड जोसेफ लाइंग इन द डिच। ठीक है, जो जोसेफ है उसको कोट किसने दिया था। सो ऑप्शंस हैं आपके, पैडलर, पीटर पॉन्स, द पोस्टिलियन, पर्सन, बार्नेव। सो द पोस्टिलियन। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, ग्रेट एक्सपेक्टेशन अपीयर्ड इन। ग्रेट एक्सपेक्टेशन कब पब्लिश हुआ था, आपको पब्लिशिंग डेट बतानी है। 1861, 1862, 1863, 1864। सो ग्रेट एक्सपेक्टेशन अपीयर्ड इन 1861। सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 1861, 1861 में ये पब्लिश हुआ था।
एंड ये जो है चार्ल्स डिकेंस का नोवेल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है विक्टोरियन एज के, और इसको आप ज़रूर ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर मिलेंगे। लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें भी क्वेश्चन आया था, उसमें ट्यूटर का नाम पूछा गया था, है ना। पब्लिशिंग ईयर आ सकती है, इसकी समरी आप पूरी कर लेना अच्छे से, और इसकी जो करेक्टर लिस्ट है इस नोवेल की, वो ज़रूर अच्छे से देख लेना कि कौन क्या है, ठीक है। और इसका जो मेन प्रोटागोनिस्ट है पिप, उससे भी क्वेश्चन आ रखा है पेपर में, तो वो भी आप ज़रूर देख लेना, क्वेश्चन आएगा ज़रूर इससे। नेक्स्ट है 43, हु हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ रिलीजियस पोइट हु राइट नोवेल, ठीक है। कौन है जो जिन्हें रिलीजियस पोइट की कैटेगरी में रखा गया है, जो नोवेल लिखते हैं, मतलब उनको रिलीजियस पोइट माना जाता है, लेकिन वो लिखते क्या हैं, नोवेल। सो ये डिकेंस हैं या हार्डी हैं, फील्डिंग है, विलियम गोल्डिंग है, सो ये हैं विलियम गोल्डिंग, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी वाज बॉर्न, महात्मा गांधी कब पैदा हुए थे ये बताना है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 1869 में हुआ था, 1869 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। सो महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन 1869, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 45, when did Jawaharlal Nehru become chairman of the इलाहाबाद म्यूनसिपलिटी, ठीक है। म्यूनसिपलिटी के ये जो चेयरमैन कब बने थे जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में, ये बताना है, ठीक है। सो इन 1923 ये ध्यान रखना, 1923 में ये चेयरमैन बने थे इलाहाबाद के। नेक्स्ट है यहाँ पर 46, द इन द ओल्ड मैन एंड द सी सैंटियागो इज, ओल्ड मैन एंड द सी में सैंटियागो है, क्या है सैंटियागो, अ नाइजीरियन फिशरमैन, अन आयरिश फिशरमैन, क्यूबन फिशरमैन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ये जो सैंटियागो क्या है, सैंटियागो इज एन क्यूबन फिशरमैन, सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्यूबन फिशरमैन है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नोवेल है, इससे भी क्वेश्चन एक आपको मिल जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आप इसमें 3-4 ही करेक्टर हैं, सो आप ध्यान रख लेना, जैसे ओल्ड मैन है एक, तो यही सैंटियागो, इसी से क्वेश्चन आ जाता है। ये एक बूढ़ा आदमी है और 84 दिन तक इसको कोई फिश नहीं मिलती है, लास्ट में इसको एक मरलिन नाम की बड़ी सी फिश ये पकड़ लेता है, इसके साथ एक इसका अप्रेंटिस है, वो काम करता है, वो उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एक फुटबॉलर है यहाँ पर, ऐसे 3-4 इसके अंदर करेक्टर हैं। तो ये क्यूबन फिशरमैन है, और अर्नेस्ट हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, तो एक उनको प्राइज़ कब मिला था उस ईयर को याद रखना। देखो यहाँ पर आ गया ये क्वेश्चन 47 है, हेमिंग्वे रिसीव द नोबेल अवार्ड फॉर लिटरेचर इन, इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, वो किस ईयर में मिला था, सो इन 1954, सो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जिस भी राइटर को कोई भी अवार्ड मिला है, चाहे इंडियन मतलब अगर वो इंडियन ऑथर है और उसे इंडिया के कॉन्टेस्ट में कोई अकॉडमी अवार्ड वगैरह मिला है, तो वो भी ध्यान रखना है, और अगर कोई ब्रिटिश ऑथर है और उसको कोई नोबेल प्राइज़ मिला है ना, और या फिर कोई पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला है, तो एक क्वेश्चन इस तरीके से प्राइज वाला ज़रूर आता है राइटर से, तो ये आप ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट है 48, हु अटेम्प्ट टू ब्रिंग एलिजाबेथ जैन एंड फारफ्रे टूगेदर, ठीक है। कौन कोशिश करता है इन दोनों को नज़दीक लाने की, तो आपको पता है एलिजाबेथ जैन एंड फारफ्रे मेयर ऑफ कास्टरबिज में आपको देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर ये सुसैन हैंचर्ड ये कोशिश करती है कि उसकी बेटी एलिजाबेथ जैन की शादी हो जाए फारफ्रे से, सो सी इज़ द राइट आंसर, सुसैन हैंचर्ड, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे 49, वॉट डज लुसेटा द मिस्टीरियस लेडी फ्रॉम जर्सी वॉन्ट फ्रॉम माइकल, ये क्या चाहती है माइकल से, ठीक है। हर ओल्ड लव लेटर, हिज हैंड इन मैरिज, हिज लाइफ, हर ट्रक ऑफ क्लॉथिंग, क्या चाहती है उससे, वो चाहती है कि उसको उसके ओल्ड लव लेटर वापस मिल जाएं, क्योंकि उसको ये डर है, क्योंकि अभी क्या है कि पहले उसका अफेयर था माइकल के साथ, लेकिन अभी वो फारफ्रे के मतलब फारफ्रे के टच में है, तो वो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि वो जो पुराने लेटर माइकल के पास हैं वो कभी कहीं वो उसे डिस्क्लोज़ ना कर दे, मतलब उसे ब्लैकमेल ना करने लग जाए, तो वो अपने लेटर वापस लेना चाहती है, सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 50, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज द ऑक्शन प्राइज फॉर अ वाइफ एंड चाइल्ड इज, तो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में बहुत ही फेमस सीन आता है, ऑक्शन सीन जिसको बोलते हैं। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी या बोली लगाना, किसी चीज़ को जब हम बेचते हैं तो उसकी बोली लगाई जाती है ना, तो उसको बोलते हैं ऑक्शन। तो यहाँ पर ऑक्शन प्राइस क्या है, बोली की कीमत क्या है,
वो है यहाँ पर $5, 5 गिनीज, 2 गिनीज, 2 शिलिंग, ठीक है। सो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 5 गिनीज, है ना। जब माइकल हैंचार्ड जब ड्रिंक कर लेता है ना, ओवर ड्रिंक करने के बाद में वो अपनी वाइफ का, अपनी ही बच्ची का वहाँ पर बोली लगाने लग जाता है कि इनको खरीद लो कोई। तो वहाँ पे एक सेलर आता है, न्यूसन नाम है उसका, और वो उनको 5 गिनीज में दोनों, बच्ची को और बच्ची की माँ को, सुसन को, खरीद लेता है। सो बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है 51। इन वेडन प्रियोस द हैंचर्ड स्टॉप फॉर रिफ्रेशमेंट एट। तो ये जो घटना है ना ऑक्शन सीन वाली, वो यहीं पर हुई थी। वेडन प्रियोर्स ये एक गांव का नाम है, यहाँ पर एक मेला लगता है। यहाँ पर ये आया हुआ था, ये मतलब ये घास काटने वाला है, तो अपनी बीवी और बच्चे को मेले में लेके आया था, लेकिन ये ज़्यादा शराब पी लेता है, तो शराब के नशे में उनको बेच देता है। तो ये है ए फर्मिटी टेंट। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 52। इन द नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइस हु वॉज एल्डेस्ट ऑफ द 5 डॉटर्स, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट। ठीक है, ये बताना है आपको कि प्राइड एंड प्रेजुडाइस के अंदर सबसे बड़ी बेटी कौन है। मतलब 5 डॉटर हैं वहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस बेनेट के, तो उन 5 डॉटर में सबसे बड़ी वाली है वो कौन है। तो यहाँ नाम दे रखे हैं, ठीक है। लिडिया है, जैन है, एलिजाबेथ है, या फिर लेडी लूका है, कौन है। सो यहाँ पे जो जैन है, जैन इज दी जैन वॉज दी एल्डेस्ट डॉटर ऑफ दी मिस्टर एंड मिसेस बैनट। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, लिडिया सबसे छोटी है, यहाँ पर सबसे यंगेस्ट है, और जैन सबसे एल्डेस्ट है, जबकि एलिजाबेथ जो है सेकंड नंबर वाली है, जो कि हीरोइन है इस प्ले की। सो एलिजाबेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो जैन है, ये दोनों लड़कियां इनकी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 53। इन द नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइस हु फेल इन लव विद मिस्टर बिंगली फर्स्ट। ठीक है, इस नोवेल के अंदर सबसे पहले मिस्टर बिंगली से कौन इम्प्रेस होता है, बताना है आपको। एलिजाबेथ, जैन, कीटी और लिडिया, ये सारे के सारे जो नाम हैं वो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की बेटियों के नाम हैं। सो जैन सबसे बड़ी बेटी सबसे पहले इनके प्यार में पड़ जाती है। मिस्टर बिंगली एक रिच मैन है जो वहाँ पर आए हुए होते हैं, और सो जैन जो है फॉल इन लव विद मिस्टर बिंगली फर्स्ट। ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडाइस जो है जैन ऑस्टिन का फेमस नोवेल है, ये भी याद रखना। एंड 1813 में ये वर्क इनका पब्लिश हुआ था, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है 54। विच करेक्टर डज नॉट अपीयर इन टू वर्जन। टू वर्जन्स आपको पता है कमला मार्केंडिया का नोवेल है, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में इसके कमला मार्केंडिया की बायोग्राफी और इनके एमसीक्यूज पूरे डिटेल में कराए हुए थे। ठीक है, तो इसमें कौन सा करेक्टर नहीं है बताना है आपको। ललिता सरोजा, मिस मैंडोजा, विमला। सो यहाँ विमला नहीं है, बाकी ये तीनों करेक्टर हैं। ललिता सरोजा ये तो दोनों बहनें हैं, इन्हीं के ऊपर ये पूरी की पूरी स्टोरी बेस्ड है। ठीक है, और मिस मैंडोजा भी इसके अंदर है, लेकिन विमला नहीं है, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 55। द ग्रेप्स ऑफ रेथ इज एन अमेरिकन नोवेल। सो ये जो नोवेल है ग्रेप ऑफ द रेथ, ठीक है, जॉन स्टीनबैक का नोवेल है ये, जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं, और ये एक अमेरिकन रियलिस्टिक नोवेल है। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका सी, रियलिस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56। हु इज द हीरोइन ऑफ द नोवेल द स्कारलेट लेटर। इसकी हीरोइन कौन है इस नोवेल की, आपको ये बताना है। ठीक है, सो पर्ल है, क्लैरिसा है, और हेस्टर प्रेम, या फिर लुक्रेजिया। सो क्लैरिसा एंड लुक्रेजिया आपको पता है मिसेस जॉलोवे में दिखाई देती हैं हमको, ये मेन प्रोटागोनिस्ट है वहाँ पर। हेस्टर प्रेन है, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 57। द नोवेल मिसेस जॉलोवे इज ए, क्या है ये, गॉथिक नोवेल है। मतलब आपको कैटेगरी बतानी है कि किस टाइप का नोवेल है ये, गोथिक है, प्रोलेटेरियन नोवेल है, साइकोलॉजिकल नोवेल है, या फिर डोमेस्टिक नोवेल है। सो मिसेस जॉलोवे इज अ साइकोलॉजिकल नोवेल, सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, साइकोलॉजिकल नोवेल की जगह अगर आपको एक स्ट्रीम कॉन्शियसनेस भी लिखा मिल जाए तो वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये एक मतलब इसमें स्ट्रीम कॉन्शियसनेस की जो टेक्निक है वो यूज़ किया वर्जीनिया वुल्फ ने, जो कि एक माइंड से रिलेटेड होती है। ठीक है,
नेक्स्ट है यहाँ पे 58 है, प्लॉट ऑफ द नोवेल एनिमल फार्म इज डिवाइडेड इनटू। एनिमल फार्म रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है, एक क्या है उनकी एक एलेगरी है ये। इसमें क्या है 10 चैप्टर हैं इसके अंदर, ठीक है। इसका जो प्लॉट है वो 10 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 59, द नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट वॉज पब्लिश्ड इन। कब पब्लिश हुआ था थिंग्स फॉल अपार्ट? सो इन 1958, ठीक है, 1958 में ये पब्लिश हुआ था। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60, इन द वेस्टलैंड ट्रांसलेट और एंड लीड दास मीर isolate is lost forever, the ship has arrived appearing on the horizon, a kiss is just a kiss, desolate and empty is Tisa. So D is the right answer. नेक्स्ट है यहाँ पे 61, इन द वेस्टलैंड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ लिटरेचर डज इलियट नॉट साइट। ठीक है, तो वेस्टलैंड में जो कौन सा वर्क है जिसको इलियट ने यूज़ नहीं किया है? द इन्फर्नो, हैमलेट, स्पेनिश ट्रेजेडी, ऑन द रोड। सो सबके यहाँ पर रेफरेंस मिलते हैं इनके वर्क में। हैमलेट का भी है, इन्फर्नो से भी लिया है उन्होंने, स्पेनिश से भी लिया है, ऑन द रोड से नहीं है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 62, at Hackney Dons Grammar School in 1947 and 1948 Pinter played the role of। ठीक है, ये स्कूल का नाम है। इसमें 1947 और 1948 यानी 1947 और 48 में पिंटर ने एक रोल प्ले किया था। वो किसका रोल था ये आपको बताना है। सो मैकबेथ एंड रोमियो, ओके, शेक्सपियर के किसी प्ले का रोल इन्होंने प्ले किया था, उसमें आपको ये बताना है। तो यहाँ ऑप्शंस हैं जैसे हेमलेट है, ओथेलो है, प्रॉस्पेरो का किया था, किंग लियर का, या फिर जूलियट एंड ऑफेलिया। सो इन्होंने मैकबेथ एंड रोमियो का रोल प्ले किया था। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीडोनिम डिड पिंटर नॉट यूटिलाइज। ठीक है, इनमें से कौन सा सीडोनिम है जिसे पिंटर ने यूज नहीं किया? डेविड वेरॉन, हैरोल्ड पिंटर, हैरोल्ड बैरॉन। सो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, हैरोल्ड बैरॉन उन्होंने यूज नहीं किया। नेक्स्ट है 64, इन द वेस्ट लैंड विच मंथ इज द क्रूअलेस्ट। ठीक है, वेस्ट लैंड के अंदर कौन सा मंथ है जो क्रियोलेस्ट है, आपको ये बताना है। सो दिसंबर, मई, अप्रैल और सितंबर। सो सी इज द राइट आंसर। ये जो वेस्टलैंड है इसकी जो ओपनिंग लाइन है यानी कि जो सबसे पहली लाइन है इस पोइम की, उसकी शुरुआत ऐसे होती है, अप्रैल इज द क्रूअलेस्ट मंथ। ओके, सो ओपनिंग लाइन में ही अप्रैल का जिक्र यहाँ पे हो जाता है कि मतलब अप्रैल को क्रूअलेस्ट मंथ बताया है टी.एस. इलियट ने। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 65, इन द वेस्टलैंड वेयर इज दिस चार्नवर्जियर सी, जस्ट आउटसाइड लंदन, इन मिशिगन, नियर म्यूनिस, इन पेरिस। सो नियर म्यूनिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 66, द थीफ who stole the jasmine flower in the novel in the Bachelor of Art is। ठीक है, उस थीफ का नाम बताना है जिसने बैचलर ऑफ आर्ट में जैस्मिन का फूल चुराया था। ओके, सो अ चाइल्ड, अ वुमेन, अ सन्यासी, नन ऑफ दी। सो अ सन्यासी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 67, गणपति शास्त्रीगल इन द बैचलर ऑफ आर्ट इज। गणपति शास्त्री कौन है द बैचलर ऑफ आर्ट में? इज रिटन बाय आर के नारायण। सो ठीक है, आर के नारायण का वर्क है। प्रोफेसर हैं ऑफ हिस्ट्री और प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश या फिर मैच मेकर। सो ये एक मैच मेकर हैं। ठीक है, समझ गए आप? मैच मेकर मतलब जो लोग शादी वगैरह कराते हैं वो हैं ये। नेक्स्ट है 68, यहाँ पर स्टेटमेंट है। ठीक है, एंड हाउ रिडिकुलस ओ वार द ड्रीम ऑफ पैट्रियट एंड हीरोज, अ फ्रॉड ब्लंटसली, अ हेलो सेम लाइक लव, हु अटर्ड। कौन बोलता है ये लाइन? सो ये ब्लंटली इन आर्म एंड द मैन, सर्जियस इन आर्म एंड द मैन, निकोला बोलती है, नन ऑफ दिस। कौन बोलता है इनको? सो सर्जियस इन आर्म्स एंड द मैन अटर्ड। ठीक है, सर्जियस बोलता है इन आर्म्स एंड द मैन। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर सो कौन है यहाँ पर? एन इंग्लिश ड्रामाटिस्ट है, अमेरिकन है, आयरिश है। तो ये भी पीछे भी आया था क्वेश्चन, आयरिश ड्रामाटिस्ट हैं। सो सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है 70, द कंप्लीट नेम ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स इज, इनका कंप्लीट नेम क्या है, डब्ल्यू ईट्स का आपको बताना है। सो विलियम वेंटली ईट्स, विलियम बटलर ईट्स, ठीक है, बटलर हैं ये। सो सी इज द राइट आंसर, विलियम बटलर ईट्स। नेक्स्ट है 71, टू विच कैटेगरी डज द मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग। सो द मर्चेंट ऑफ वेनिस किस कैटेगरी से बिलोंग करता है आपको बताना है। कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजी कॉमेडी, नन ऑफ दी। सो ये क्या है, एक ट्रेजी कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 72, वेयर इज पोर्सियाज हाउस सिचुएटेड। ये जो पोर्सिया है, इसकी जो मेन प्रोटागोनिस्ट है, उसका घर कहाँ पर है ये बताना है। ओडा, वेनिस, बेलमोंट, नन ऑफ दी। सो बेलमोंट में है ना। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 73, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ स्काई लार्क। स्काई लार्क की लेंथ क्या है, 22 सेंटीमीटर, 10 इंचेस, 8 इंचेस, 18 सेंटीमीटर। सो इसकी जो लेंथ है वो है 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, व्हेन द बर्थडे पार्टी वाज फर्स्ट स्टेज इन 1958 द क्रिटिक्स वर जनरली full of praise, lukewarm, hostile, none of these. So C is the right answer, hostile. नेक्स्ट है 75, इन दी बर्थडे पार्टी व्हाट इज मैक्स बर्थडे प्रेजेंट टू स्टैनली। ठीक है, बर्थडे पार्टी में जो मैग है उसका उसका बर्थडे गिफ्ट क्या है जो लेके आती है वो स्टैनली के लिए। सो एक टॉय है, ड्रम टॉय, जो ड्रम बजा रहा होता है। ठीक है, सो ए इज राइट, सॉरी बी इज द राइट आंसर, ए टॉय ड्रम। नेक्स्ट है 76, व्हेन वॉज फ्रांसिस बेकन बॉर्न। इनका जन्म कब हुआ था फ्रांसिस बेकन का। सो इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1561। ठीक है, शेक्सपियर से 2 साल 2-3 साल पहले, कहीं कहीं 62 भी है, तो 2 साल पहले ही इनका जन्म हुआ था शेक्सपियर से। ठीक है, एलिजाबेथन राइटर हैं ये। एंड इनको आपको पता ही है, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बोला जाता है, एंड फादर ऑफ एम्पायरिसिज्म बोला जाता है, फादर ऑफ एफोरिस्टिक स्टाइल, ये सब सारे इनको एफिटेट मिले हुए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 77, नेक्स्ट है 77, वेयर वॉज फ्रांसिस बेकन बॉर्न। कहाँ जन्म हुआ था इनका। सो लंदन। ठीक है, ब्रिटिश राइटर हैं, लंदन में जन्म हुआ था। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 78, द टू ब्रदर्स डैश ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। सो टू ब्रदर्स फेल आउट ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। नेक्स्ट है 79, गिव वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर वन हु डेजर्ट हिज रिलीजन। ठीक है, आपको वन वर्ड बताना है, ऐसा व्यक्ति जो अपना रिलीजन का मतलब त्याग कर देता है। डेजर्ट मतलब होता है छोड़ना किसी चीज़ को, उसको छोड़ देता है, उसको क्या बोलते हैं, डेजर्टर बोलते हैं, फैनाटिक बोलते हैं, अपोस्टेट बोलते हैं, टर्नकोट बोलते हैं। सो उसको बोलते हैं अपोस्टेट। ठीक है, धर्म को त्याग करने वाला। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80, हु किल्स मैकबेथ। मैकबेथ को कौन मारता है, मैकडफ, बैंको, लेडी मैकबेथ, मालकॉम। ठीक है, सो लेडी मैकबेथ तो वाइफ है इसकी, बैंको इसका फ्रेंड है, बैंको को तो ये खुद ही मार देता है, मालकॉम नहीं, मैकडफ इज द राइट आंसर। सो सी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 81, हाउ मैनी मैन रेन एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड थ्रू आउट द प्ले मैकबेथ। ठीक है, मैकबेथ जो प्ले है उसके अंदर कितने लोग हैं जो राजा बनते हैं, मतलब स्कॉटलैंड का राज्य संभालते हैं। 1 2 3 4। सो देयर आर 3 मैन इन द प्ले हु रेन एज अ किंग ऑफ स्कॉटलैंड। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन कौन हो गया, एक तो किंग डंकन हो गए, फिर इनकी हत्या कर देता है मैकबेथ और मैकबेथ बन जाता है राजा। एंड बाद में फिर मालकॉम बनता है, जब मैकबेथ को कौन मार देता है, मैकडफ। तो फिर मालकॉम राजा बन जाता है स्कॉटलैंड का। तो ऐसे करके 3 राजा बन गए। नेक्स्ट है 81, ये तो हो गया। नेक्स्ट है 82, द डिस्क्रिप्शन दैट डज नॉट रेफर टू कीट्स ग्रेशियन अर्न। ठीक है, ग्रेशियन अर्न कीट्स की एक पोइम है, उस पर कौन सा डिस्क्रिप्शन नहीं है ये आपको बताना है। सिल्वियन, हिस्टोरियन, ऑन एटिक सेप, अ कोल्ड पैस्टरल, अ मिस्टीरियस प्रीस्ट। सो अ मिस्टीरियस priest
डज नॉट रेफर टू कीट्स ग्रेशियन अर्न। सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिल्वियन हिस्टोरियन कहा है उन्होंने। ठीक है, वो ग्रेशियन अर्न को जब एड्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं ओ सिल्वियन हिस्टोरियन, और ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है ये उन्होंने नहीं दिया। नेक्स्ट है 83, वैन वाज ऑड टू वेस्ट विंड रिटर्न, कब लिखी गई थी ये ऑड, आपको बताना है। सो in 1819 Ode to West Wind was written by P.B. Shelley. Next है 84, the first image that Shelley visualized in the Ode to West Wind is of, पहली वो इमेज क्या है जिसको शैली विजुअलाइज करते हैं इन ऑड टू द वेस्ट विंड, एनचेंटर, फायर्स मिनेट एंड ब्लू मैजिटेरियन और अ कॉमरेड ऑफ हिज वॉन्डरिंग। सो फर्स्ट जो इमेज है जिन्होंने मतलब जो शैली ने विजुअलाइज की है वो है एनचेंटर। ठीक है, पहली स्टेंजा वो बोलते हैं ना कि तुम कैसी हो, एक एनचेंटर की तरह तुम पत्तियों का पीछा करती हो, वो बोलते हैं ना, तो पहली स्टेंजा में उन्होंने उसको एनचेंटर बुलाया है। नेक्स्ट है 85, हु इज़ द ऑथर ऑफ माई लास्ट डिचेज, माई लास्ट डिचेज का ऑथर कौन है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, लॉर्ड टेनिसन, आर्थर ह्यूज क्लफ, रॉबर्ट ब्राउनिंग। सो रॉबर्ट ब्राउनिंग इज द राइटर ऑफ माई लास्ट डिचेज, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 86, हु इज़ द प्रिज्यूम्ड स्पीकर ऑफ माई लास्ट डिचेज। ठीक है, लास्ट डिचेज का जो स्पीकर है वो कौन है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, अल्फोंसो ड्यूक ऑफ फेरारा, द डचेस ऑफ फेरारा, फ्रा पैंडोल्फ। सो ये आप याद रखना, इसका जो स्पीकर है वो ड्यूक ऑफ फेरारा है। ठीक है, ये याद रख लेना, ये इसका पूरा नाम है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 87, द फ्रेज बॉटमलेस प्रीडिशन अकर्स इन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट इन। ठीक है, इस फ्रेज का इस्तेमाल किया है जॉन मिल्टन ने, बॉटमलेस प्रीडिशन, ये पैराडाइज लॉस्ट की किस बुक में उन्होंने इसको यूज़ किया है। सो बुक 1, बुक 4, बुक 6 है यहाँ पर, बुक 7 है यहाँ पर। ठीक है, सो इन बुक 1 में उन्होंने इस बॉटमलेस फ्रेज का यूज़ किया है। सो ए इज़ द राइट आंसर। और वैसे भी आपको आपके जो सिलेबस है एलटी का उसमें बुक 1 ही दे रखी है। ठीक है, उसकी जो 26 लाइन है आपको वही तैयार करनी है, वहीं से आएगा। तो वैसे आप अगर तुक्का भी लगाते इसका तो बुक 1 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है 88, it appears that in Paradise Lost book first, Milton belonged to the devil party without knowing it. Who among the following made this statement? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका है कि जो बुक फर्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट की, उसमें ऐसा लगता है कि जैसे मिल्टन जो हैं डेविल की पार्टी से हैं। ठीक है, बिना जाने वो डेविल की पार्टी से तो कौन है वो जो ये बोलता है, मतलब कि मिल्टन को कहा है कि डेविल्स पार्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, इट अपीयर्स दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट मिल्टन बिलोंग टू द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट, हु अमंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, किसका स्टेटमेंट है कि ऐसा लगता है कि पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में मिल्टन जो है डेविल पार्टी, दीवान के नीचे मैंने छुपा दी है उधर ही साइड में, वो बच्चे पहन लेते हैं ना। तो ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ये तो ये आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि जो बुक फर्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट, उसमें जो मिल्टन है वो ऐसा लगता है कि डेविल की पार्टी के हो गए हैं बिना जाने, है ना। क्योंकि बुक फर्स्ट में क्या हुआ है कि जो मिल्टन है उन्होंने जो सैटर्न है उसको इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है कि लगता ही नहीं है कि मिल्टन भगवान को, मतलब भगवान के बारे में लिखना चाह रहे हैं कि शैतान के बारे में लिखना चाह रहे हैं। सो ये विलियम ब्लैक का स्टेटमेंट है, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, मोस्टली हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेज सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स सच एज प्लॉट, एक्सपोजिशन, फोर शैडोइंग, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन। ठीक है, ये कुछ कंपोनेंट हैं या मतलब एलिमेंट कह लो किस चीज़ के, नॉन फिक्शन में पाए जाते हैं, फिक्शन में, ड्रामा में, प्रोज में। सो आपको पता है कि जो ड्रामा होता है वो 5 एक्ट में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले उसका क्या होता है, एक्सपोजिशन होता है ना, इस तरीके से देखो
यहाँ पे आपकी होती है एक्सपोजिशन, मतलब शुरुआत होती है ना वो, फिर आपका राइजिंग एक्शन आता है, फिर यहाँ क्लाइमेक्स आ जाता है, फिर फाइलिंग एक्शन आ जाता है, और लास्ट में क्या होता है, डिनोमा या कैटास्ट्रोफी, या फिर ठीक है, फिर उसको कोई भी नाम दे दो नया ड्रामा के अकॉर्डिंग, तो ये आपका ड्रामा हो जाएगा। ठीक है, ड्रामा के एलिमेंट है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म गिवन टू फिक्शनल राइटिंग which self-consciously and systematically draws attention to its status as an artifact in order to pose question about the relationship between fiction and reality. ऑप्शंस हैं यहाँ पे साइंस फिक्शन, रोमांस, अ शॉर्ट स्टोरी या फिर मेटा फिक्शन। सो डी इज द राइट आंसर, मेटा फिक्शन। नेक्स्ट है 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्वेल। ठीक है, यहाँ पे आपको जो ड्वेल है इसकी पास्ट फॉर्म बतानी है। ठीक है, सो ड्वेल्स, ड्वेलिंग, ड्वेल्ट हो जाएगी, इसकी पास्ट फॉर्म क्या होगी ड्वेल की, ड्वेल्ट। सो सी इज द राइट आंसर, ड्वेल मतलब रहना। 92 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब रिप। तो रिप की यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बतानी है, मतलब वही थर्ड फॉर्म आपको बतानी है, रिप, टू रिप, रिप्ड, रिप्स। सो रिप्ड हो जाएगी, सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 93, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, ही सैड दैट ही वॉज गोइंग टू ईट इट। यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है कि ये जो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस यूज हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे 93, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे कौन सा सेंटेंस यूज हुआ है ये बताना है आपको। ही सैड दैट ही वॉज गोइंग टू ईट इट, उसने क्या कहा था कि वह इसको खाने जा रहा था। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस यूज हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो इज एम आर आता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है, आपको पता है। पास्ट परफेक्ट में हैड आता है एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वाज है और यहाँ पर आई एन जी है वर्ब में, तो ये तो पास्ट कंटिन्यूअस का है ना, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हु इज द रियल बेनिफैक्टर ऑफ पिप इन डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ठीक है, जो पिप है उसका रियल बेनिफैक्टर कौन है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन में बताना है। जैगर्स है, मिस हैविसम है, स्टेला या मैगविच। सो मैगविच यहाँ पर पिप का रियल बेनिफैक्टर है, सो डी इज द राइट आंसर। और ये जो स्टेला है इसका फादर है ये। नेक्स्ट है 95, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव विच ऑफ द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ लेथल। ठीक है, सो यहाँ पे आपको लेथल का सिनोनिम्स बताना है। डेडली है, लेजिटिमेट है, हार्मफुल है, लॉफुल है। सो डेडली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है 96, पॉइंट आउट द सिनोनियम ऑफ द वर्ड। ये जो वर्ड है यहाँ पर आया है पेनिटेंस, इसका आपको सिनोनिम बताना है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं, सबमिशन, रिट्रीब्यूशन, कन्फाइनमेंट, रेपेंटेंस। तो जो पेनिटेंस होता है इसका मतलब होता है पछतावा। किसी चीज़ पर आप जब कोई गलती हो जाती है तो जो उसका खेद होता है ना वो होता है पेनिटेंस। तो इसका जो सिनोनिम बन जाएगा वो बन जाएगा रिपेंटेंस। रिपेंटेंस माने भी वही है पछताना। ठीक है, नेक्स्ट है 97, इन गाल्स वर्दी जस्टिस द लॉ इज वॉट, इट इज मजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर हैज़ बीन सेड बाय। ये लाइन है आपकी जस्टिस से ली गई है, जो कि गाल्स वर्दी का प्ले है और 1910 में आया था, बहुत ही फेमस है उनका प्ले। तो ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है आपको बताना है, कैशियर, लॉयर, मैनेजर, जज। तो ये बोलता है जज, सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 98, इफ डैश कम कैन डैश बी फार बिहाइंड। तो ये शैली की जो ऑट टू द वेस्ट विंड है ना, वहाँ से ये लाइन जो है ली गई है ना, उसकी कंक्लूडिंग लाइन है ये ऑट टू द वेस्ट विंड की। तो यहाँ पे आएगा इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। सो ए इज द राइट आंसर। ये कंक्लूडिंग लाइन है शैली की फेमस पोएम ऑट टू द वेस्ट विंड से ली गई है। तो यहाँ पे आएगा इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, यानी कि जब विंटर आता है तो विंटर के बाद क्या आता है, स्प्रिंग आता है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि दुख के पीछे सुख आता है, यानी कि जो सर्कल है ये चलता रहता है वैसे ही।
तो एक चीज़ हमेशा नहीं रहती है, वो कहना चाहते हैं, यानी बदलाव ज़रूरी है। आज ये चीज़ हो रही है तो कल दूसरी चीज़ घटित होना बिल्कुल निश्चित है। सो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 99, पॉइंट आउट विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, किस पार्ट में एरर है आपको ये बताना, मतलब कौन सा सेंटेंस यहाँ पर गलत है। सो द third world countries must adopt a radically different approaches for a dissemination of scientific information in view of the nature and magnitude of their problems। कौन सा गलत है, ठीक है। सो यहाँ पे जो गलत है वो आपका बी वाला है, क्योंकि यहाँ पर ए रेडिकल डिफरेंट अप्रोच होगा, है ना, अप्रोचेज दे रखा है। ए के बाद क्या आएगा, सिंगल मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, तो अप्रोचेज नहीं आएगा, यहाँ पे अप्रोच हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 100, शी एंटर्ड इन टू द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर। उसने कमरे में प्रवेश किया बिना इसको नॉक किए। तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा करेक्ट है, करेक्ट सेंटेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सी एंटर्ड इन द रूम, सी एंटर्ड इन द रूम, सी एंटर्ड इन टू द रूम, शी एंटर्ड द रूम। सो यहाँ पे जो करेक्ट है ना वो हो जाएगा आपका डी वाला। सी एंटर्ड द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर, क्योंकि जो ये एंटर वर्ड है ना इसके बाद ये कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता, और यहाँ पे प्रीपोजिशन दे रखा है तो ना इनटू आएगा इसके बाद ना इन आएगा, तो ये सभी रॉन्ग है। एंटर्ड के बाद नो प्रीपोजिशन, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 101, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज, ठीक है। ही सैड, उसने कहा कि तुम हॉलीडेज के लिए कहाँ पर जा रहे हो। सो कौन सा करेक्ट, मतलब आपको इसको चेंज करना है इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या है, ही सैड, तो ही सैड का क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड हो जाएगा, क्योंकि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वेयर से स्टार्ट हो रहा है, तो ही आस्क्ड, वेयर का तो वेयर ही रहेगा, है ना। यू चेंज हो जाएगा, तो यू जब ही आस्क्ड लिखा है, कोई जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, आई या ही हम उसको मान लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप मान लो आई, तो ये बनेगा ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग फॉर माई हॉलीडेज। अब देख लो यहाँ पे कौन सा सही है, ही से मी वेयर आई वॉज आई तो बिल्कुल गलत हो गया, वेयर के बाद वॉज तो आएगा ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। ही आस्क्ड इफ तो आता ही नहीं है, क्योंकि मतलब जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं वहाँ पर इफ आता है, इसमें नहीं आएगा। ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग फॉर माई हॉलीडेज, ठीक है, ये मैंने बताया था, ये करेक्ट है। वेयर के बाद क्या आएगा, आई आएगा, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता आस्क के बाद या सैड के बाद, तो हम फर्स्ट पर्सन मतलब आई या आई वी को मान लेते हैं। अगर आई वी नहीं होगा अगर ऑप्शन में, तो आप ही आई मतलब थर्ड पर्सन के साथ चले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन दे रखा है, ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग फॉर माई हॉलीडेज, ये भी गलत था, वेयर के बाद वॉज तो आएगा ही नहीं, है ना, तो ये भी गलत था। सो हमारा आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है 102, यहाँ पे है माई मदर सैड डोंट गो वेरी फार इन टू दी सी पुट इन टू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ भी इनडायरेक्ट करना है आपको। मेरी माँ ने क्या कहा कि तुम्हें डोंट गो वेरी फार इन टू द सी, मतलब समुद्र में तुम्हें ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, तो माँ ने मना किया है ना। तो माई मदर टोल्ड मी अबाउट गोइंग फॉर इन टू द सी, मेरी माँ मतलब वहाँ जाने को कह रही है, ये तो बिल्कुल गलत है। माई मदर एडवाइज्ड टू नॉट गो, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, इन्फिनिटिव को स्प्लिट कर दिया है। नॉट टू गो होता तब तो सही भी होता, तो ये गलत हो गया। माई मदर टोल्ड मी नॉट टू गो वेरी फार इन टू द सी, तो मेरी माँ ने मुझे क्या क्या कहा, मना किया, नॉट टू गो नेगेटिव इन्फिनिटिव, ठीक है, वेरी फार इन टू द सी। सो ये सी वाला आपका करेक्ट है। माई मदर सजेस्टेड दैट आई शुड नॉट, ये सजेस्टेड वाला नहीं है, सो ये तो बिल्कुल गलत है। सो आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 103, इट इज़ नॉट नेसेसरी से स्माइल टू शो दैट इकोनॉमी इज यूजफुल, द सेंटेंस वांट पंचुएशन, फाइंड आउट द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। सो यहाँ पे आपको पंचुएशन करनी है, करेक्ट पंचुएशन का है ये। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ठीक है ना। से स्माइल, ये भी ठीक है, स्माइल से मतलब कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा फिर टू शो दैट इकोनॉमी इज यूजफुल, ये भी ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी से स्माइल टू शो दैट, ये बिल्कुल गलत है। इट इज़ नॉट, ये बिल्कुल गलत है, क्लिफ्ट कर दिया सेंटेंस ही बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर बन जाएगा वो ए वाला, ये ठीक है, ठीक है, इसमें पंचुएशन एरर नहीं है।
नेक्स्ट है यहाँ पे 104, विच वर्ड इज ऑपोजिट इज इन मीनिंग टू रेटिसेंट। रेटिसेंट के अपोजिट में कौन सा मीनिंग है यहाँ पे? साइलेंट, क्वाइट, वोकल, वर्बोस। तो रेटिसेंट मतलब क्या होता है? अल्पभाषी, जो बहुत कम बोलता हो। तो इसका जो ऑपोजिट बनेगा वो बन जाएगा वोकल। वोकल मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा वाचाल, ऐसे इंसान को हम वोकल बोलते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। 105 है, द थीम ऑफ निजी मैजिकल पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज। जो निजी मैजिकल है, इनकी जो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसकी थीम क्या है? सेल्फलेस मदरहुड। ठीक है, सो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 106, विच लेटर इज नॉर्मली सेंट इन रेस्पॉन्स टू अ क्लेम और कंप्लेन। ठीक है, कौन सा लेटर है जो क्लेम और कंप्लेन के लिए भेजा जाता है? एडजस्टमेंट लेटर। सो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 107, द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज। एरिस्टोटल के अनुसार जो ट्रेजेडी है उसकी सोल क्या होती है? ट्रेजेडी की सोल किसको कहा है एरिस्टोटल ने? आपको ये बताना है। थॉट, करेक्टर, प्लॉट, स्पेक्टिकल। सो जो एरिस्टोटल है उन्होंने उन्होंने ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट बताए थे, जिसमें फर्स्ट बताया था उन्होंने प्लॉट। ठीक है, फिर बताया उन्होंने करेक्टर, ऐसे ही फिर थॉट, एक्सपेक्टेशन, नहीं डिक्शन, थॉट, एक्सपेक्टेशन, फिर सॉन्ग, इस तरीके से। तो उन्होंने सोल ऑफ ट्रेजेडी प्लॉट को बताया है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 108, अ मीटर इन विच एन अनअसेंटेड सिलेबल precedes the assented is called। तो ऐसा मीटर जिसमें क्या होता है कि अनअसेंटेड सिलेबल आता है पहले, अनअसेंटेड मतलब अनस्ट्रेस लेवल, उसके बाद एक स्ट्रेस लेवल आता है, उसको वो कौन सा मीटर है? एनापेस्टिक, डेक्टाइलिक, कैटालैक्टिक या फिर आइम्बिक। सो वन अनस्ट्रेस लेवल के बाद स्ट्रेस लेवल आए उसको बोलते हैं हम आइम्बिक। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 109, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स मीन। इसका मतलब क्या है? ईडियम फ्रेज है, गेट हिस्टेरिकल, वरी अबाउट द एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स, बी हाइपोक्रिटिकल, टू शेड फास्ट टीयर्स। ठीक है, सो ये इसका मतलब होता है पाखंडी होना, मतलब झूठे आंसू बहाना। सो ये वाला आपका सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है यहाँ पर, टू कॉल ए स्पेड मीन्स। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका मतलब होता है, हिंदी में बोलूँ तो साफ साफ कहना, मतलब घुमा फिरा के बात ना करना, सीधे बोलना, इसको बोलते हैं टू स्पीक विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स। सो सी इज द राइट आंसर। बिना किसी शब्दों को बनाकर जोड़कर बोलना, सीधे बोलना। नेक्स्ट है यहाँ पर 11, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। सो एलिजर इसकी स्पेलिंग कौन सी सही है यहाँ पे? सो ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 112, फाइन यहाँ पे मिस स्पेल्ड वर्ड बताना, डिस्पैरेज, लाइसेंटियस, मलीबल, डिलेमा। सो यहाँ पर डिलेमा की गलत है, DILEMM आता है ना, सो आपका पता है, ये सी डी सही हो जाएगा। डिलेमा DILEMMA। नेक्स्ट है यहाँ पे 113, ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है आपको बताना है? पेरीफ्रेजिस, टिटोलॉजी, प्रोलैप्सिस या लिटोटेस। सो लाइटोटेस का ये एग्जाम्पल है। लाइटोटेस क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन एक्सप्रेस्ड बाई नेगेटिव, यानी कि लाइटोटस के अंदर क्या होता है कि जो सेंटेंस होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन सेंटेंस जो है एक्सप्रेस किया जाता है थ्रू नेगेटिव। सो डी इज़ द राइट आंसर। यानी कि ही इज़ अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, तो इसका मतलब क्या है कि वो कोई मीन सिटी का सिटीजन नहीं है, यानी कि बढ़िया सिटी का है वो। तो इस तरीके से नेगेटिव के थ्रू कोई पॉजिटिव बात बताई जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे 114, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज अ सेंटेंस इन विच सम पार्ट हैव बीन जम्बल्ड, रीअरेंज द पार्ट विच आर डिनोटेड एज PQRS so that the reordered sentence makes a कोहरेंट सीक्वेंस। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस क्रिएट करना है, मतलब ये जंबल सेंटेंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर में ये इनको लगाना है कि पहले क्या आएगा फिर पहले क्या आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है हिस्ट्री सेज, हिस्ट्री सेज के बाद क्या आएगा? दैट आएगा, है ना। सो यहाँ पे ये वाला पहले आएगा आपका, हिस्ट्री सेज दैट सॉक्रेट कंटिन्यू टू टॉक हिज फ्रेंड who were standing around him when he was given the cup of hemlock. So B is the right answer, SRQP ये ऑर्डर रहेगा आपका। ठीक है, दैट सॉक्रेट, फिर ये आएगा, फिर ये, फिर ये।
नेक्स्ट है यहाँ पर 115, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, फिगर ऑफ स्पीच बतानी है आपको, एंटीथेसिस, बिथोस, टोटोलॉजी, लाइटोटेस। सो ये एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे 116 से लेके 120, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव दे रखा है, ठीक है, पैसेज दे रखा है जिसको आपको रीड करना है और फिर उसमें से आंसर देने हैं, ठीक है। तो आप इसको पोज करके आप इसको पढ़ लो, क्योंकि ये कॉम्प्रहेंसिव पैसिव होता है, इसको आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आपको इसको रीड करना है, फिर इस जो आपने कॉम्प्रहेंस किया है इसको, उसके बेस पे आपको इसके आंसर करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप पोज करके आप रीड कर लेना। ठीक है, सो इसमें 120 क्वेश्चन थे, 120 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन and thanks for watching this video. Thank you so much, and if you like my session, please do like and share this channel. Thank you so much.